आखिर में जो कहे क्या चीज? इस सवाल का दोबारा काइंडली जो आंसर मेरा है ना उसको ठीक कर दें, बस मेरा मकसद। नहीं, आपने सही बताया। आपने सिर्फ पहले ये बताया था ना कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, मिनट वेंटिलेशन जी जी बढ़ती है कुछ से, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो चीज है ना, ये डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया से भी कोरिलेटेड है, ठीक है। ओके, यानी कि इनहेलेशन का भी इफेक्ट है और डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया दोनों से इफेक्ट है इसका, इन चीजों हाँ का, जी, यानी देखो कि जो रेस्पिरेटरी और साइनोफेरिंजियल का। हाँ नहीं, ये बेसिकली जो होता है ना, जो स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, सर इन इफेक्ट का स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया से भी ताल्लुक है, ठीक है। ठीक है। तो असल जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट है वो दूसरा वाला है, जो आपने दूसरा बताया था। ठीक हो गया, जो ब्लंट करता है हाइपोक्सिक हाइपरकार्बिक रेस्पॉन्स को। एग्जैक्टली, ठीक है। ठीक ठीक। ग्रेजुअली ये इफेक्ट आता है। अच्छा, मैं जैनब का इंतजार कर रहा हूँ, जैनब ने बताना था, जैनब पता नहीं किधर रह गई है। अच्छा, प्लीज, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी, ठीक है। उसकी प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन में कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। अगर कोई चीज ना समझ आई हो आप लोगों में से, जिसने वो ऑडियो सुनी है, जिसने नहीं सुनी तो वो सुनेगा तो पता चलेगा उसको। सर रेस्पिरेटरी क्या था ना हमने डिस्कस कल तो, परसों कार्डियोवैस्कुलर किया था। हाँ उससे पहले। अच्छा, चलो जैनब ज्वाइन कर लेगी हमें। आज जो मैं बताना चाह रहा था रीनल सिस्टम का, ठीक है। तो जो रीनल सिस्टम है उसमें यूजुअली रीनल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? जी अजहर। सर पेशेंट में प्रेजेंट विथ डिस्यूरिया, पेशेंट में पेशेंट बर्निंग मिक्चुरेशन, डिक्रीज इनेबिलिटी टू, यानी कि जो ना वॉइड, और पेन इन द फ्लैंक्स। ये पहला आपने जो बोला है ना, ये हमारे से रिलेटेड ज्यादा है, रीनल कोलिक, ठीक है। सर जो बाकी है डिसयूरिया और बर्निंग मिक्चुरेशन और जो है वो क्या उसको कहते हैं, हीमेचूरिया। हीमेचूरिया भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हीमेचूरिया और रीनल कोलिक। हीमेचूरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे दिमाग में आएगी बात? सर रीनल फंक्शंस कंप्रोमाइज हो सकते हैं, या कहीं ट्रॉमा हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है। ब्लड लॉस, देखो ना जी, इन्फेक्शन नहीं भी हो सर, सकता है। थोड़ा इधर रुकेगा। देखें, अब वो डिपेंड करता है ना कितना ब्लड लॉस हो रहा है। वो अब एकदम हम ब्लड लॉस हो सकता है 2-4 ड्रॉप्स ही ब्लड के आए हो। एग्जैक्टली, मतलब बेसिकली अगर क्रॉनिक हीमेचूरिया हो रहा है ना, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। हम मतलब बताने का मकसद ये है कि वैसे यूरिनरी रिटेंशन जो है वो भी एनेस्थेटिस के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फॉलोइंग स्पाइनल फेलिंग एपिड्यूरल या वैसे यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है। उसके बाद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस है अगर साथ उसके कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो ये डिस्पेप्ट, ये जो होता है फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये एक्चुअली हमसे बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है। ये TURP के सारा में जो प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर ये हो सकती हैं चीजें, ठीक है। डायबिटिक्स के अंदर हो सकती हैं। अच्छा, ये तो हो गई डायरेक्ट यूरिनरी। उसके अलावा और कौन से चीज है ना, बिस्मिल्लाह करो। शेयर कर रही हूँ, ऑप्शन ही आ रही स्क्रीन शेयर की। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ जी, बिस्मिल्लाह, अब आ जाएगी। माशाल्लाह सर, डॉक्टर जैनब ने अच्छा हमें पढ़ाया है CVSP और रेस्पिरेशन। जी, एक ये और जैनब और एक अरसलान, ये जो है ना माशाल्लाह इस ग्रुप में सबसे ज्यादा मेरी हेल्प करते हैं। आप लोग तो बूढ़े लोग हैं ना, आप लोगों को तो जो भी करेंगे वो है एडिशनल है। आपके खिलाफ तो ना मैं
कोर्ट मार्शल की एप्लीकेशन दूंगा अगर आपने इम्तहान पास करने के बाद बाकी लोगों की तरह खून खपट हुए ना अजहर, तो तुम्हारी खैर नहीं है। सर स्टार्ट करूं? जी बिस्मिल्लाह। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं किसी किडनी डिजीज, वैसे बेसिकली जो पेशेंट्स किडनी के या न्यूरोलॉजिकल जो रीनल फेलियर के बेसिकली जो पेशेंट्स होते हैं, दे हैव वाइड वैरायटी ऑफ सिम्टम्स बिकॉज उनके अंदर और भी सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं और वो कॉम्प्लिकेशंस मतलब सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट उनमें होती है, तो इस वजह से इट इन्वॉल्व्स अ वाइड वैरायटी ऑफ डायग्नोस्टिक एंड मैनेजमेंट इश्यूज। और जो अगर आगे डायलिसिस या रीनल ट्रांसप्लांट हो जाए तो वो आगे से इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। बेसिकली हमारे पास हिस्ट्री के जो रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं दैट आर एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ द यूरिन, जैसे यूरिन फ्रीक्वेंसी है, पॉलीयूरिया, ओलिगूरिया या एनयूरिया, so that is important that suggest of the kidney function। और एबनॉर्मल यूरिन अपीयरेंस में कलर, हिमाचूरिया और उसका जो फ्रॉथी है यूरिन या पाई यूरिया, तो ये हमें यूटीआई और इस तरह से हिमाचूरिया, तो वो कितना हिमाचूरिया फ्रैंक है या उससे हमें भी इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग किडनी फंक्शन और किडनी इन्वॉल्वमेंट। उसके अलावा जो हिमाचूरिया है वो अगर पेनफुल हो, तो जैसे हम कहते हैं कि स्टोन है, पेन फ्री हो तो कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर है, तो दीज ऑल गिव इंफॉर्मेशन। उसके अलावा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स होते हैं जैसे अर्जेंसी, हेसिटेंसी, ड्रिबलिंग, डिस्यूरिया, फ्लैंक पेन, यूरेमिक सिम्टम्स लाइक फटीग, प्रूराइटिस होता है, और हमारा एनोरेक्सिया, नोजिया या रेस्टलेस लेग्स, तो ये सिम्टम्स आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पेन, जो फ्लैंक पेन होती है, और उसके बाद फ्लूइड स्टेटस इज इम्पॉर्टेंट इन पेशेंट्स। अच्छा, उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स या फ्लैंक, जो फ्लूइड स्टेटस है दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट इन पेशेंट्स, जिसमें हमारा जो फ्लूइड ओवरलोड है उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वो हम वैसे जनरली हिस्ट्री में पूछ सकते हैं, और ये साइंस और सिम्टम्स में भी हम देख सकते हैं कि फ्लूइड ओवरलोड की वजह से उसकी लोअर लिम्ब स्वेलिंग है या ऑर्थोपनिया डेवलप हो रहा है या उसका वेट गेन, तो उससे रिलेटेड। और फ्लूइड डिप्लीशन के अंदर हमारे पास लाइट हेडेडनेस या उसकी डिहाइड्रेशन और वेट लॉस या ओलिगोरिया, तो ये उससे रिलेटेड होगा। उसके बाद की एस्पेक्ट्स ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर हमारे पास रीसेंट इन्फेक्शंस होते हैं, और रीसेंट फॉर एग्जांपल रीसेंट फेरेंजाइटिस फॉर एग्जांपल अगर उसको है तो वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस उसको हो सकता है, तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी होता है कि हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को हो तो उसके साथ उसको डायरिया, रीनल फेलियर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये भी सारा कुछ होता है, तो हम उसके साथ इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सीकेडी के अंदर जो हमारे और जो कॉमन कॉजेज होती हैं सीकेडी की, जैसे कि हमारी डायबिटिक नेफ्रोपैथीज और हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी सीकेडी की सबसे मेन कॉजेज होती हैं। इसके अलावा ग्लोमेरुलर नेफ्रोपैथी भी हो सकती है, रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी भी हो सकती है, और जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कैन आल्सो बी द कॉज ऑफ द क्रॉनिक रीनल फेलियर। और उसके बाद अच्छा एक मिनट, इसमें देखिए ना, इसमें जो बातें अभी मैं आपसे जो आप जैनब के आने से पहले जो मैंने बातें की थी उनमें ये ज़हन में रखें कि जो इसके जो प्योरली यूरिनरी सिम्टम्स है ना वो शायद हमारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, रीनल फेलियर की वजह से जो प्रॉब्लम्स है ना वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीनल फेलियर की वजह से जो हमारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना वो मेनली जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में होते हैं, वो न्यूरोलॉजिकली होंगे तो ये आपके यूरीमिया हो जाएगा, ठीक है, एनकेफलोपैथी हो जाएगी, और उसके बाद जो है अगर कार्डिक में होगा तो वो ओवरलोड की फॉर्म में होगा, वो हार्ट फेलियर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है, उसके बाद जो है और वो जी सर, हो सकता है। मतलब बेसिकली मैं आपको बताने का मकसद ये है कि यूरिनरी जो बाकी सिस्टम के अंदर आपको सब में पता होने चाहिए, उसके अंदर आपको वर्सेस करना होगा एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक, ठीक है, और उसके बाद आपके ये होगा कि उसके अंदर जो हिमेटोलॉजिकल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमेटोलॉजिकल जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली इन डायरेक्टली तो शायद वो सिम्टम्स रहेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो आपको सारे सिस्टम्स को आपको देखना पड़ेगा कि हिमेटोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है, सीवीएस में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, न्यूरोलॉजिकली क्या होता है, जीआईटी में क्या होता है, जो बोन मेटाबॉलिज्म के ऊपर जो है उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स पे क्या होता है। तो आपको जब आप रीनल सिस्टम आपके दिमाग में आए तो आपको ये सारी चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। ठीक है,
जी जैनब। और इसकी सीकेडी की कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो सीरियस की मोस्टली कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो एक्यूट एमआई की आती हैं। इसके अलावा वास्कुलर डिजीज आती हैं क्योंकि कैल्शियम जो है ना वो डिपॉजिट हो जाता है उसके ऊपर वेल्व्स के ऊपर, और फिर वो डिजीज। इसके अलावा जो हमारा जो फॉस्फेट एक्सक्रीशन होती है ना वो इससे डिक्रीज हो जाती है, तो फॉस्फेट लेवल्स ब्लड में बढ़ जाते हैं, तो हाइपर फॉस्फेटीमिया जाके फिर कैल्शियम के साथ बाइंड करके कैल्शियम फॉस्फेट बना के तो वेल्व्स के ऊपर डिपॉजिट हो सकते हैं, या हार्ट की ब्लड वेसल्स, हार्ट की नहीं जनरल ब्लड वेसल्स के ऊपर। तो उसकी वजह से जो है ना वो वेस्कुलर और वेल्वुलर डिजीजेस हो सकती हैं, इवन एरिथमियाज भी हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से। और इसके अलावा हाइपरटेंशन दैट वो भी इनएडिकेट सोडियम यानी सॉल्ट वाटर एक्सक्रीशन की वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है। एनीमिया हो सकता है बिकॉज ऑफ एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी। तो उसके अलावा एनीमिया नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया होता है, ठीक है, और इसकी करेक्शन के अंदर वो कहते हैं कि वी शुड अवॉइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और इसका रीजन सर बता दें, व्हाई शुड वी अवॉइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एनीमिया? नहीं, क्योंकि ये पेशेंट कॉम्पनसेटेड होते हैं ना, तो अगर आप उसको ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे तो वो ओवरलोड में चले जाएंगे और एक्चुअली उनका सिस्टम हाँ लो जी, हीमोग्लोबिन पे सेट हो जी जाता है। सही। और उसके अलावा ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज कर जाता है बिकॉज प्लेटलेट के फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाता है, वॉन विली ब्रांड फैक्टर उसके एडहेजन्स और उससे रिलेटेड जो प्लेटलेट के फंक्शंस होते हैं ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो इस वजह से हमें इनके अंदर जो है ना वो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज मिलता है। देयर आर इंक्रीज टेंडेंसीज ऑफ ब्लीडिंग, और इसकी वजह से देयर कैन बी हेमोचूरिया एज वेल। और ये हमारे सीकेडी की कॉम्प्लिकेशंस होती है। इसके अलावा सीकेडी के लिए जो पेशेंट मेडिकेशंस ले रहे होते हैं दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो भी इसमें जैसे जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन, मतलब हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए अलग से मेडिसिन एएस इनहिबिटर्स या एआरबीज या एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट यूज कर रहे होते हैं पेशेंट। और कैल्शियम ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए भी कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन डी होता है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, हाँ जी, विटामिन D3 बिकॉज वो फॉस्फेट उसकी एब्जॉर्प्शन को भी गट से इम्पेयर कर देता है, तो फॉस्फेट के हाइपर फॉस्फेटीमिया की वजह से, तो वो भी D3 विज आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम जो ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस उसकी देखते हैं, पेशेंट अच्छा, मोस्टली डायबिटिक होते हैं। एक सेकेंड, जो है ना किडनी डैमेज के अंदर एक एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी होगी कि जो वो चीजें कि जो किडनीज को डैमेज करती हैं उनमें दवाइयां भी हो सकती हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, एनसेड्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है जी। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, ये एस इनहिबिटर्स और एआरबीएस भी नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, एनसेड्स भी नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, तो इफ पेशेंट इज टेकिंग तो वो भी उसमें प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, ठीक है। और इसके अलावा पेशेंट अगर डायलिसिस हुआ है उनका और या ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री है तो वो भी इम्पोर्टेंट है इन दिस रिगार्ड, क्योंकि डायलिसिस के हम फिर डायलिसिस की हिस्ट्री में पूछते हैं कि कब से उनको सिंस हाउ लॉन्ग इज ही हैविंग डायलिसिस, और इंडिकेशन फॉर डायलिसिस क्या थी, कौन सी टाइप का डायलिसिस है, कितने टाइम के लिए डायलिसिस होता है, और फिर वो फिस्टुला से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट होता है कि कौन से टाइप का फिस्टुला है, दैट इज सॉफ्ट और हार्ड टेकन टेंक हॉफ और पता नहीं वेस्कैथ एवी फिस्टुलास, आई डोंट नो डिटेल अबाउट इट, बट दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको फिस्टुला क्या है और कितने ऑफन उनको डायलिसिस होता है। अगर रीनल ट्रांसप्लांट है तो रीनल ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कि वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पर हैं या प्री ट्रांसप्लांट हिस्ट्री कैसी थी, प्री ट्रांसप्लांट में उसके जो है डोनर्स और डोनर की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इंडिकेशन क्या थी, इस फैमिली सपोर्टिव कि अगर फर्दर डायलिसिस सेशंस चाहिए हो तो सोशली वो उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं। और इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल और आईवी ड्रग की ये इम्पोर्टेंस है कि अगर फॉर एग्जांपल समटाइम्स इट्स नॉट वेरी कॉमन लेकिन सेप्टिक एम्बोलाई बन सकते हैं इन आईवी ड्रग यूजर्स, जो फिर किडनी में डिपॉजिट होकर रीनल फेलियर करवा सकते हैं। स्मोकिंग तो वैसे ही जनरली इन्वॉल्व्स एवरीथिंग, तो वो किडनी को डैमेज कर सकते हैं। और दूसरी माल न्यूट्रिशन कैन आल्सो भी इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग के उसके अंदर भी जो है वो फर्दर एक्सरबेट कर सकता है इनको किडनी फेलियर को, ठीक है सर। देन इन्वेस्टिगेशंस के अंदर हमारे कोई अभी यहाँ तक में कोई सवाल पूछना चाहता है कोई? अजहर भाई सर मेरा एक सवाल है जी कि एक तो क्या हमें इस बीइंग एन एनेस्थेटिस्ट सारी चीजों का डिटेल में
इन लॉन्ग केस शॉर्ट केस बताना है कि नहीं? एक ही नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सॉरी, मैं आपके सवाल को समझ गया हूँ। देखो बात असल में ये होती है कि जो CRF का जो लॉन्ग केस होता है ना, उसके अंदर ये बिल्कुल ओपन चीज है, कोई भी किसी भी सिस्टम में आ सकता है। तो आपको उसका जिस तरह जूलियन बार्कर में लिखा है ना, जो क्लिनिकल एनेस्थीसिया वाइवा बुक, उसमें जो टू द पॉइंट जो बातें लिखी हुई है ना, तकरीबन आपको वो बातों का आपको पता होना चाहिए, और हर चीज की रीजन। तो अगर आप इसको समराइज करेंगे तो कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट होते हैं, बोन मेटाबॉलिज्म के इफेक्ट होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट होते हैं, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल होते हैं और हेमेटोलॉजिकल होते हैं। तो आप इसको समरी बना के आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन ये था एनसेट्स नेफ्रोटॉक्सिक हैं, तो उसमें क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और क्यों है नेफ्रोटॉक्सिक, वो थोड़ा सा हमें होना चाहिए यार देखो वो क्योंकि वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस से रिलेटेड है ना, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स से रिलेटेड से है वो, तो एक्यूट ट्यूबरकुलर नेक्रोसिस करता है ना ये। ठीक हो गया। और जो इन्फेक्शियस होता है वो कौन सा होता है, वो बोला एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होता है, जो एंटीबायोटिक से होता है। ये दो तरह की होती है ना। ये शायद अभी इसमें मेरे दिमाग से निकल गया है, बहरहाल आपको उसकी रीजन पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको उसकी रीजन पता होनी चाहिए, क्योंकि MCQ के अंदर देखो, MCQ अब आप इससे पूछोगे, क्योंकि इस वक्त वाईवे वाला कोई है ही नहीं है यहाँ पे इस वक्त, तो जो क्या नाम है उसका, जो इसका जो लिंक बनता है ना, जो वो उस लिंक के हिसाब से इसके अंदर आपसे जो है ना, जो इसके इफेक्ट्स हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद जो डायलिसिस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है उनके ऊपर आ सकता है कि कौन कौन से जो है वो ये जो होता है आपका डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, ठीक है उसमें। फिर उसके बाद ये कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं CRF के अंदर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन राइफल क्राइटेरिया के ऊपर हो सकता है। सर राइफल क्राइटेरिया में तो हर पेपर में 2-3 क्वेश्चंस होते हैं। हाँ इंजरी है, अभी आपको बताएगी इन्वेस्टिगेशन में, आपको बताएंगी। आगे चलो सर। एग्जामिनेशन के अंदर हमारे पास CBC है, CBC के अंदर हम एनीमिया, एग्जामिनेशन में बताती हूँ मैं, CBC होती है, CBC इन्वेस्टिगेशंस में, तो CBC है, CBC में हमारा एनीमिया है, और वही नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, WBC काउंट कैन बी रेज्ड इफ देयर इज एनी इन्फेक्शन गोइंग ऑन, और प्लेटलेट काउंट भी कम होता है, प्लेटलेट फंक्शन भी कम होता है, तो हम इसका क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों एग्जामिन कराएंगे विद ब्लीडिंग काउंट एज वेल। और इसके अलावा जो RFTs हैं दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें यूरिया और क्रेटिनिन लेवल्स इंपॉर्टेंट है, और मेन इनिशियल मेजरमेंट हमारी सीरम क्रेटिनिन से होती है, फिर क्रेटिनिन क्लियरेंस, और जो फिर विच इज इनडायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ GFR, वो भी कैलकुलेट करना इज इम्पॉर्टेंट। क्रेटिनिन क्लियरेंस हमारा यूरिन क्रेटिनिन लेवल्स इनटू यूरिन फ्लो रेट डिवाइडेड बाय सीरम क्रेटिनिन से हम निकालते हैं। तो GFR इज इम्पॉर्टेंट टू कैटेगराइज द क्रोनिक रीनल फेलियर। तो GFR की बेसिस पे क्रोनिक रीनल फेलियर की कैटेगराइजेशन होती है, वो मैंने नीचे यहाँ पर बताई भी हुई है कि इफ देयर इज। इसमें एक चीज चाहता हूँ सर, इसमें ECG और PTA PTT INR, सॉरी फिर से बोलो सर। ECG और PTA PTT INR उनकी भी इम्पोर्टेंस है, ECG की भी इम्पोर्टेंस है। ECG अगर हार्ट इन्वॉल्व हो गया, जैसे वेल्वुलर हार्ट डिजीज CKD के अंदर CVS की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो इफ हार्ट इज इन्वॉल्व देन ECG इज आल्सो इम्पोर्टेंट। और ECG 43% ऑफ मोर्टेलिटी इन CKD इज ड्यू टू प्रीमेच्योर CVD, मतलब कोरोनरी वैस्कुलर डिजीज की वजह से होती है। तो एक्यूट अगर MI है तो उसके चेंजेस आते हैं ECG के अंदर, जैसे लेफ्ट T वेव चेंजेस आ सकती हैं, उसके अलावा हाइपरटेंशन की चेंजेस आ सकती हैं। एको अगर कराओ तो उसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी आ सकती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन आ सकती है बिकॉज ऑफ एनीमिया या फ्लूइड ओवरलोड या वॉल्यूम ओवरलोड, वो फिर आगे से लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन भी करवा सकते हैं। ठीक है। और सिस्टोलिक फिर आगे से फिर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शंस, इट कैन लीड टू दैट एज वेल। ठीक। और दूसरी बात क्या पूछी थी जी सोहेब, क्या पूछा है आपने दूसरा बात? ये सोहेब था ना? जी सर मैं हूँ, लेकिन मैंने पूछा नहीं था, मैंने कहा था और क्लॉटिंग प्रोफाइल।
जी सर, PTA अच्छा, PT अच्छा। INR इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लस ECG, नहीं पीटी चेस्ट एक्सरे और इको। एक सेकंड, क्या रीनल फंक्शन के अंदर पीटी आईएनआर डिस्टर्ब होता है? जी सर होता है, प्लेटलेट डिसफंक्शन होता है। तो प्लेटलेट डिसफंक्शन का पीटी से क्या ताल्लुक है चंदा? फंस गए हो ना? यस सर, BT होगा, ब्लीडिंग टाइम कराएंगे, सॉरी। थैंक यू वेरी मच। उसके अंदर क्वालिटेटिव डिसफंक्शन होता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली इट्स अ क्वालिटेटिव डिसफंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। जी सर बिल्कुल, थैंक यू। GFR की रिलेटेड इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा नॉर्मली तो 100 या 90 से ऊपर होता है, तो ये इस तरह इसकी क्लासिफिकेशन या स्टेजेस होती हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर की, जो आपको यहाँ पर शो भी हो रही हैं कि माइल्ड इम्पेयरमेंट विद अदर एविडेंस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज 60 to 89, मॉडरेट इम्पेयरमेंट में 30 to 59, सीवियर इम्पेयरमेंट में 15 to 29 और एस्टैब्लिश्ड रीनल फेलियर में लेस देन 15। तो इसमें यह है कि जैसे जैसे GFR कम होता जाएगा तो रीनल फेलियर जो है ना उसकी भी स्टेज ज़्यादा होता जाएगा और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती रहेंगी। इसके अलावा सीरम एल्ब्यूमिन कम हो जाता है। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज देयर इज रिस्क ऑफ heart vessels involvement, so that can also lead to atherosclerosis, or this also becomes important. और C16 S16 जो सीरम सिस्टीन C levels सिस्टासीन C levels जो है ना ये can be an alternative to creatinine levels, but it is not well established till now. लेकिन इसकी importance इसलिए है because ये फ्रीली फिल्टर हो जाता है ग्लोमेरुलाई में और फिर वहां से रीअब्सॉर्ब होता है ट्यूब्यूल्स में और ट्यूब्यूल्स में ही ये मेटाबोलाइज हो जाता है। मतलब इसकी टोटल जितनी भी फिल्ट्रेशन होती है वो डिपिक्ट करती है GFR को, बिकॉज इट इज नॉइदर रीअब्सॉर्ब इन द बॉडी नॉर इट इज एक्सक्रीटेड। तो जितना वो GFR में जितना वो लेवल होता है उतना ही वो फिल्टर हो जाता है। यूरिन के अंदर ये ज्यादा अपेयर भी नहीं होता। तो जैसे हम इसलिए दिस कैन बी बेटर मार्कर फॉर GFR कैलकुलेशन देन क्रेटिनिन बेस्ड फार्मूलाज। लेकिन अभी ये जाहिर बात है ये सिर्फ ये इम्तिहान में नहीं पूछा जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। आगे जो इन्वेस्टिगेशंस आपने लिखी है ना ये बहुत हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये स्पेसिफिक टू डिजीज होती हैं, ये यूजुअली नॉर्मल कंडीशन के अंदर इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो यूरिन की जो होते हैं ना इंडिसेस, वो अगर आपने बनाए हैं, अगर नहीं बनाए तो वो शेयर कर देना क्योंकि वो प्योर रट्टा है, ठीक है। तो वो और सर दूसरा एनीमिया काफी ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए। एनीमिया बहुत ज्यादा होता है, उसमें मल्टीफैक्टोरियल होता है, आयरन डेफिशिएंसी भी होता है, विटामिन B12 फोलेट भी होता है और यूरेमिक जो है वो इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन कम करता है। बोन मैरो की भी प्रॉब्लम होती है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज भी होता है ना, ठीक है जी। ये राइफल क्राइटेरिया होता है और GFR का स्कोर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो बस अल्ट्रासाउंड भी हम करवाते हैं फॉर हाइड्रोनेफ्रोसिस और देखने के लिए जो उन्होंने, और इसके अलावा रेडियोग्राफी होती है, पाइलोग्राम होता है। आपकी आवाज जैनब चली गई है। CT MRI और रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन्स ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है या रीनल रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन्स होते हैं, दे एस्टिमेट रीनल कंट्रीब्यूशन टू GFR। तो रीनल बायोप्सी है तो बायोप्सी अगर कोई और कॉज से रूल आउट नहीं हो रहा तो बायोप्सी करवा के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लूपस एरिथेमेटोसिस में रीनल बायोप्सी में इंपॉर्टेंस। जो ऑटोइम्यून डिजीजेस होती है ना उसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के डायग्नोसिस के लिए होता है, ठीक है। ये हमसे इतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये आपको ये पता होना चाहिए राइफल क्राइटेरिया, एकन स्कोर, ठीक है, और GFR। मतलब ये रट्टा है, इसको छोड़ दो, ये रट्टा वाली चीज है, ये इसमें से कोई भी एक कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका यही होता है कि आप इसमें एक में रिस्क है, एक में इंजरी है, एक में फेलियर है, एक में लॉस है, एक एंड स्टेज है। इससे उन्होंने बताया राइफल, ठीक है। और क्रेटिनिन बढ़ता जाता है और GFR कम होता जाता है, ठीक है, और उसको कोरिलेट करते हैं ड्यूरेशन के साथ। ये बेसिक इसका रूल ये है, ठीक है। और अगर वो परसिस्टेंट हो जाता है फॉर फ्यू वीक्स तो उसको लॉस कहेंगे, और अगर वो परमानेंट हो जाता है वो एंड स्टेज हो जाता है। तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट आप याद रखें। वो आपसे नंबर्स में आपको रटे में ना परेशान हो कि इसका रटा ना मुझे कहीं भूल जाए,
ठीक है। बेसिकली आप सिंपल वर्ड्स में कि ग्रेजुअली क्रिएटिनिन बढ़ता जाएगा, GFR कम होता जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर ड्यूरेशन है, और उसके बाद अगर परसिस्टेंट हो गया है और कंप्लीट लॉस हो गया है फॉर फंक्शन, तो फॉर अर्ली फर्स्ट 4 वीक्स में उसको लॉस कहेंगे और उसके बाद उसको एंड स्टेज रीनल डिजीज, ठीक है। आगे चलो। फिर आगे अच्छा किडनी इंजरी की कॉज। अच्छा इसका जो है ना, देखो मैं असल में चक्कर ये है कि मुझे ना मेरे घर में कोई मेहमान आ गए, तो जो इसका जो बाकी पोर्शन है ना जो क्लिनिकल, वो इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्लिनिकल पोर्शन अब आपने जो प्री ऑपरेटिवली तकरीबन सारा बता दिया, इसकी जो हम लोगों ने क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन है ना वो इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर कोई सवाल हो तो वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट ज़ैनब, कल इंशाल्लाह 11 बजे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ओके,